पैटर्न कैसा है? ये पैटर्न क्या कहता है कि जब भी देश में कोई त्योहार हो तो इस तरह की कोई घटना सामने आ जाए। जब भी देश में त्योहार हो, कहीं से पत्थर चलने, कहीं पर आगजनी होने, कहीं पर दंगे भड़क उठने की बात सामने आ जाए। अगर ये बात होती है तो क्या वाकई देश के सांप्रदायिक ताने बाने पर एक सवाल खड़ा होता है? 2 अप्रैल को राजस्थान का करौली, 2 मई से 3 मई को करौली से 500 किलोमीटर दूर जोधपुर और फिर 4 मई को जोधपुर से 5 घंटे की दूरी पर भीलवाड़ा। 1 महीने के भीतर राजस्थान में हुई 3 सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे कौन है? तीनों शहरों की घटनाओं में करीबी समानताएं। सवाल उठता है कि क्या ऐसे हालात एक खास तरीके से जानबूझकर बनाए गए? एक महीने में तीसरे शहर भीलवाड़ा में अचानक 2 नौजवानों पर हमला हुआ। हमलावर भाग गए, जैसे हर बार भाग जाते हैं, लेकिन शहर की शांति फिर भंग हो गई। अगर कोई भी काम अगर बिगड़ जाए यहाँ से तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। भीलवाड़ा में भी जोधपुर और करौली जैसे हालात बनने के लिए तैयार खड़े थे, क्योंकि जख्मी लोगों के घर वाले सड़क पर आ गए। भीड़ बढ़ गई थी और गुस्सा उबलने लगा था। दंगे की स्थिति साफ थी। रात में मजार के पास घटना होती है, पीड़ितों की गाड़ी को आग लगा दी जाती है। दिन के उजाले में ऐसी ही तस्वीरें फैलाकर गलत संदेश के साथ कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर सकते थे। मेरा ख्याल नेक नहीं है अशोक गहलोत सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति, क्योंकि 40 महीनों में राजस्थान में ऐसा लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया। 7 लाख से भी ज्यादा FIR हुई, महिलाओं और दलितों पर अपराध बढ़े और इसी तरीके से लगातार एक के बाद बहुसंख्यक लोगों पर जिस तरीके से हमले हुए, वो अशोक गहलोत की वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा सीधा प्रतिफल है। करौली से लेकर जोधपुर की तमाम घटनाएं ये संकेत करती हैं कि अशोक गहलोत जी PFI से प्रेम करते हैं और बहुसंख्यक लोगों को दुत्कार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। अब भीलवाड़ा को सोचते हुए ध्यान से याद करिए कि करौली में धार्मिक जुलूस निकलने के बाद हिंसा हुई। जोधपुर में झंडा विवाद के बाद 2 समुदाय आमने सामने आए। भीलवाड़ा में युवकों पर हमले के बाद तनाव फैला। जोधपुर की गलियों में इन दंगों का सच छुपा है। कहीं कहीं लोगों के खौफ और गुस्से में वो सच दिखने लगता है, क्योंकि ये सवाल तो हर किसी के मन में है कि भीड़ आती है, हिंसा भड़काती है, गायब हो जाती है। कहाँ जाते हैं वो लोग? कौन हैं वो लोग? कोई इन्हें पहचानता क्यों नहीं? यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही थी, तुम थी यहाँ पर? हम लोग अंदर थे, क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग घुस चुके थे और ये हमारी शॉप है, यहाँ पे भी बहुत सारा हुआ था, तो हम लोग बाहर नहीं आ पाए थे। बट बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही थी, बहुत सारे पत्थर लोगों के जेब में थे, वो सब लोग पत्थरबाजी चल रही थी, मतलब खौफ था बिल्कुल बहुत ज्यादा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ पत्थर आपको गिरे हुए यहाँ पर नजर आ जाते हैं और इन पत्थरों के आकार को देखकर आप समझिए कि किस तरह का प्रहार और किस तरह की चोटें हो सकती हैं। कई लोग हैं ऐसे जो पिछली गलियों में हमें मिले जो घायल हुए थे। इसमें तलवार का इस्तेमाल किया गया था, चाकू थे। यहाँ पर भी आप अगर सड़क पर देखते हैं तो ये हरे कांच के जो टुकड़े हैं यही वो बोतलें थी। ये बता रहे हैं अंकल कि इसमें एसिड तेजाब भर के लाए थे। ये आपका शॉप मेरी है और यहाँ तलवारों से मतलब वार किया था दुकान पे। यहाँ सामने वो टीवी आगे सब मिलके 40-50 आदमी आए थे। तलवारें हाथ में थी, किसी के हाथ में सरिया था, किसी के हाथ में डंडा था, तो किसी के हाथ में बैट, वो क्रिकेट खेलने का बैट था। सब मिल गया है और जब हमें मालूम पड़ी तो हम बाहर निकले। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? आज तक तो हमने नहीं देखा। देखिए यही बात है, इससे पहले कभी इस तरह की तस्वीर किसी ने देखी नहीं थी यहाँ पर, इसीलिए सब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हैं। पीछे जो आप हरे रंग का एक तिरपाल देख रहे हैं, वहां पर वो इलाका था जहां पर आखिरकार शांति की बात हुई।
दरअसल रामनवमी की हिंसा के बाद पीएफआई से जुड़े छात्र संगठन की तरफ से मुस्लिमों को आत्मरक्षा के लिए तैयार होने की अपील करते पर्चे जारी होने लगे। मुस्लिमों को प्रतिरोध करने के लिए तैयार होने को, जिसमें कहा गया था अब वक्त आ गया है इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का। वो रोल ये है कि हमें इंडिया के अंदर और एक गुजरात जेनोसाइड जैसे होने नहीं देना है। सवाल यह है कि क्या ये वो जमीन थी जिसमें नागरिकों के मन में पहले से भय का बारूद बिछाया गया और फिर तनाव की छोटी सी चिंगारी से हिंसा की आग भड़काई गई। जो ऑर्गेनाइजेशंस इस देश में कभी सफल नहीं हो पाए हैं, आप ये बताइए हिंदुस्तान में क्या अलकायदा सफल हुआ? आप बताइए क्या हिंदुस्तान में कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सफल हो पाया? ये इस देश की एकता की ताकत है। इस देश के मुसलमानों में राष्ट्रवाद का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है और इसलिए ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देते। और इसलिए जो है वो जो इस तरह के शैतानी जो शुतुरमुर्ग हैं उनका सफाया होगा। देश में जब भी दंगों की बात आती है और जांच बिठाई जाती है तो जिक्र पीएफआई का जरूर आ जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर दिल्ली में हाल ही में हुए जहांगीरपुरी दंगों की बात हो। अब राजस्थान की भी बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएफआई का नाम सामने रखा जा रहा है। प्रदेश के अंदर जब सभी तरह के तत्व होते हैं, पर हमारा संकल्प है कि हम किसी भी कीमत पर चाहेंगे कि राजस्थान में ऐसे तत्व जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, उनको पाबंद करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी भी हमने हर क्राइम को रोकने के लिए कार्रवाई करी है। राजस्थान सरकार का तर्क है कि राजस्थान में कोई दंगा हुआ ही नहीं, यह आपसी रंजिश और गुटों की झड़प थी। बीजेपी इसमें राजस्थान सरकार और पीएफआई की गहरी साजिश बता रही है। पीएफआई पर आरोप लगा रही है, कह रही है इसके तार जुड़े हो सकते हैं बीजेपी का। बिल्कुल 100% पीएफआई के साथ में इसके तार जुड़े हैं। देखिए, जिस तरह से ये घटनाएं हुई है, करौली में भी हम सब ने देखा था कि किस सुनियोजित तरीके से पत्थर छतों पर रखे गए थे और यहाँ भी जिस तरह से ऐसे पत्थर के जिससे चोट लगेगी तो निश्चित रूप से जो है इतने तीखे पत्थर के उससे जो है घाव होना लाजमी है। ये जो है ये सामान्य विषय नहीं है और इसकी जांच निश्चित रूप से की जानी चाहिए। तो एक तरह से देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं। जी, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार की हिंसा फैलाने के लिए ट्रेनिंग लेकर के इस प्रकार का उपद्रव करते हैं। करौली ने अपने आप को स्पष्ट कर दिया। ये ट्रेंड लोग जो हैं नकाब पोश पहन करके जिस प्रकार की अशांति फैलाते हैं, इनके ऊपर अगर आप बुलडोजर नहीं फैलाते हो तो कायरता दिखाते हैं। राजस्थान सरकार ने इसी साल फरवरी महीने में राजस्थान के कोटा में पीएफआई के मार्च को अनुमति दी, तब भी यही सवाल उठा था। दरअसल दिल्ली दंगे हो या शाहीन बाग प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने के आरोप हो या केरल में हिंसात्मक गतिविधियों के मामले, पीएफआई का नाम कभी सीधे तौर पर तो कभी फंडिंग के तौर पर आ ही जाता है। सिर्फ राजस्थान के लिहाज से देखें तो फरवरी में पीएफआई को कोटा में रैली मार्च करने की इजाजत दी गई। 1 अप्रैल को पीएफआई ने सीएम गहलोत को सांप्रदायिक घटना को लेकर चेतावनी वाली चिट्ठी लिखी। 2 अप्रैल को करौली में बाइक रैली पर पथराव, आगजनी और हिंसा हो गई। सवाल ये जरूर उठता है कि 1 दशक से जो संगठन केरल के क्षेत्रों में मजबूत था, वो उत्तर भारत में क्यों अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है? कोटा देश का मिनी भारत है, जहां देश भर से बच्चे पढ़ने आते हैं। फिर क्यों विवादित संगठन को मार्च की और नारेबाजी की इजाजत दी गई? जोधपुर का हिंदू मोहल्ला हो या मुसलमान मोहल्ला, अनजाने और अजनबी हमलावरों की कहानी दोनों की एक जैसी है। लगता है कि बाहर के लोग भी आए थे, ये जो बता रहे हैं कि मैंने भगाया कईयों को, मैंने कहा ना आपको एक वायरलेस वालों को इन 2 पर्टिकुलर्स को हटाए यहाँ से, और एक को तो ताला जिसका हाथ में था मैंने उसको बुद्धि पर मतलब बोलना नहीं चाहिए, मैंने गाली देके भी और उसको पकड़ के यहाँ तक लाया हूँ, काली टंकी के पास है, और उसको फिर धक्के देके निकालो, कब के दिख गया तो मैं मारूंगा तेरे को यहाँ पे। आपको लगता है कोई सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में हुई तो है, ये तो अब लग रहा है। आप चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं तो आपके मन में ऐसे लोग आप पहले मिले थे या आपको लग रहा है कि कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं? क्या मैडम, मेरा बचपन से ईदगाह में आना जाना है। जिस जगह से ये लोग बाद में आए पत्थर मारने के लिए, मेरे बचपन के स्कूलमेट्स वहाँ रहते हैं, मैं खुद वहाँ जाता हूँ, मुझे मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ जानते हैं। लेकिन शॉकिंग था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से लोकल लोग कम थे और आउटसाइडर ज्यादा हो सकते हैं।
क्योंकि जोधपुर के मुस्लिम मेरे बचपन से दोस्त रहे हैं और वो ऐसे नहीं है। 2006 में आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध लगा। ठीक उसके बाद 2007 में पीएफआई सामने आया। माना जा रहा है ये उसी संगठन का बदला हुआ नाम है। 2012 के बाद से कई बार इस संगठन पर कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के साथ बैन की मांग उठ चुकी है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले करौली में भी यही हुआ। पुलिस को पूरा पता था कि पत्थर रखे गए हैं, नुकीले हथियार रखे गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो एक ही व्यक्ति है गहलोत साहब, उनसे कहा कि यहाँ पर हमें और पुलिस की मैन पावर चाहिए, लेकिन नहीं दी गई उनको। तो हिंसा करवानी थी। राजस्थान को ये तालिबान बनाने पर आमदा है और ये एक औरंगजेबी मानसिकता ही हो सकती है जो जोधपुर जैसी घटना जहां पर हो रही है बार बार। 2013 में कर्नाटक चुनावों के बाद कांग्रेस सत्ता में थी। तब तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पीएफआई और प्रो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन केएफडी के करीब 1600 लोगों पर चले 176 केस वापस ले लिए थे। पीएफआई के गठन के बाद अकेले कर्नाटक में ही इसके कार्यकर्ताओं पर 300 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। तहजीब है, जो ताकत है, उसको तार तार करने की किसी भी साजिश को हमें तड़ी पार करना है। और कुछ लोग हिंदुस्तान की तहजीब को, हिंदुस्तान की ताकत को तार तार करने की तालिबानी तड़प में लगे हुए हैं। उसे हमें पूरी तरह से तड़ी पार करना है। इसे इत्तेफाक कहिए या कोई बड़ा संकेत कि करौली हिंसा के बाद पीएफआई की राजस्थान इकाई ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि करौली में हिंसा को लेकर पहले ही राजस्थान सरकार को आगाह कर दिया।